नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। भाजपा ने रविवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र को बीजेपी ने ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर फोकस किया है। भाजपा के घोषणा पत्र की थीम है बीजेपी का संकल्प, मोदी की गारंटी। एंड ज्ञान बहुत ही अच्छा साउंड कर रहा है। यानी कि जी फॉर गरीब, ए फॉर अन्नदाता, यू फॉर युवा एंड एन फॉर नारी। एक और बात, प्रधानमंत्री ने इस मौके पे कहा कि हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर है, यानी कि सम्मानजनक जीवन और खूबसूरत जीवन। इसके अलावा संकल्प पत्र क्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ और क्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ पे फ़ोकस है। मीन्स कितनी संख्या में, यानी कि नंबर ऑफ अवसर क्या है और अवसरों की गुणवत्ता क्या है, इस पर फ़ोकस है। यानी कि पूरा फ़ोकस ज्ञान पर है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पे। लेकिन कुछ दलों के पेट में फिर से मरोड़ उठने शुरू हो गए हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना बीजेपी के संकल्प पत्र पर चर्चा की जाए, लाइव चर्चा। जो लोग इस लाइव में जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो अपना सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र पे, क्योंकि आज की चर्चा के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार विनोद शुक्ला जी। उनको मैं जोड़ लेती हूँ और फिर हम चर्चा को शुरू करते हैं। शुक्ला जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद मनविंदर जी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अगेन मोस्ट वेलकम। थैंक शुक्ला यू, जी, थैंक यू। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मोदी जी का एक क्लिपिंग दिखाना चाहूँगी, इनफैक्ट व्यूअर्स को, ताकि वो समझ सकें कि है क्या। 1000 वर्षों के लिए भारत के भविष्य को तय करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है, उत्तम से उत्तम समय है। भाजपा के संकल्प पत्र पर 4 जून के नतीजे के बाद तुरंत तेजी से काम शुरू हो जाएगा। सरकार पहले ही 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। देश के लोगों का एम्बिशन, देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है। अभी हमने चंद्रयान की सफलता देखी, अब हम गगनयान का गौरव अनुभव करेंगे। अभी हमने G20 में दुनिया का भारत में स्वागत देखा, अब हम ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए पूरी ताकत लगाने वाले हैं। ये नया भारत रफ्तार पकड़ चुका है, अब इसको रोकना असंभव है। इसलिए तो शुक्ला जी, अब इसकी रफ्तार को रोकना मुश्किल है, मोदी जी ये कह रहे हैं। बीजेपी के मैनिफेस्टो पे ही बात करते हैं, जो उनका संकल्प पत्र है, जिनको उन्होंने संकल्प पत्र का नाम दिया है। इसमें ज्ञान पर राहुल गांधी तंज कस रहे हैं। भाजपा के मैनिफेस्टो और नरेंद्र मोदी के भाषण से उन्होंने कहा है कि 2 शब्द गायब है, महंगाई और बेरोजगारी, ब्ला ब्ला। जबकि संकल्प पत्र क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज पे फोकस है। क्या कहते हैं? देखिए मनविंदर जी, मुझे लगता है कि विपक्ष का जो आकलन करने का तरीका है ना, वही मिसप्लेस्ड है। उनको समझ में नहीं आ रहा है। शायद ये जो पुराने कुछ जुमले गढ़े गए हैं,
वो उन्हीं पर अभी तक अटके हुए हैं कि बेरोज़गारी है, महँगाई है और इन सब चीज़ों पर बात करते हैं। इसको मैं 2 तरह से उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। पहला ये कि मान लीजिए अगर कोई ये बात कह रहा है महँगाई की महँगाई की बात कर रहा है। मान लीजिए कि आपको आम ₹40 किलो मिलता है। किसी ज़माने में जब आम ₹40 किलो मिलता था, आप ₹2000 कमाते थे, ठीक है? आज अगर आम ₹150 किलो किलो मिल रहा है और आप ₹10,000 कमा रही हैं, तो आपके लिए आम ₹150 वाला महँगा नहीं होगा। ठीक है? और जो आम बेच रहा है, उसके लिए भी तो महँगाई बढ़ी है, तो वो 40 का अगर 150 में बेच रहा है तो उसको एक बात। दूसरा ये तो हो गया महँगाई को लेकर के। अभी इनको डाटा का अंदाज़ नहीं है, अभी जो आया है पिछले 10 महीने में महँगाई अपने लोवेस्ट स्तर पर 4.6 के आस-पास है। तो ये समझने में मुझे लगता है फेर है, समझ का फेर है। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न पर आता हूँ, बेरोज़गारी पर। बेरोज़गारी की सारी परिभाषा ये मैं थोड़ा पीछे जाके समझाने की कोशिश करता हूँ। जी, बेरोज़गारी ज़रूर। की परिभाषा मंडल कमीशन के बाद सबको ये लगने लगा कि सरकारी नौकरी अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप बेरोज़गार हैं। हमने आपने सबने प्राइवेट नौकरी की है पूरा का पूरा व्यवस्था अ, एंटरप्रेन्योर्स की आ गई है। लोग लोन ले रहे हैं, अपना सेटअप बना रहे हैं। ये स्टार्टअप का ज़माना है, ये स्टैंड-अप का ज़माना है। तो क्या जो स्टार्टअप इन स्टैंड-अप शुरू करने वाले लोग हैं, वो बेरोज़गार हैं? या जो अपना धंधा कर रहे हैं, वो बेरोज़गार हैं? मुद्रा में जिन लोगों ने लोन लिया है और अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना एक खुद का उदाहरण बताता हूँ। मेरी एक छोटी बहन है, मौसी की बेटी, उसका बेटा है लगभग 25-26 साल का है और उसका अपना स्टार्टअप है। वो घर से निकलता नहीं है, घर पे बैठ के अपना काम करता है और वो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए महीने कमाता है। तो क्या वो राहुल गांधी की दृष्टिकोण से बेरोज़गार है? ना घर से निकलता है इसका मतलब नाकारा हो गया। कोई काम मतलब कहीं किसी ऑफ़िस जाकर के नहीं बैठता। तो ये एक दृष्टिकोण का फ़र्क है। तो मुझे लग रहा है कि जो बात चाहे तेजस्वी कहते हों, राहुल गांधी कहते हों, तेजस्वी कहते हैं ना कि उन्होंने इतने-इतने जॉब दे दिए। भाई वो जॉब सारा का सारा सरकारी है। इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ है और सरकारी नौकरियाँ कितनी हैं? मतलब 1% भी नहीं है। तो अगर लगभग 1% के आसपास है, तो मतलब लगभग 1% पर आप पूरी देश की जनता को कब तक मूर्ख बनाते रहोगे? ये बेसिकली मूर्ख बनाने वाला धंधा है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस लुभावे में और इसी के कारण ये बाकी लोगों को मंडल कमीशन के नाम पर जो गिने-चुने लोग सरकारी नौकरियों के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं और उसमें एक और बड़ा जो सबसे बड़ा कैच मत कहिए, सबसे बड़ा लालच हुआ करता था, वो ये हुआ करता था कि सरकारी नौकरी में जाएँगे तो तनख्वाह के अलावा ऊपर वाली कमाई होगी। ऊपर वाली कमाई मोटा-मोटी बड़ी कंट्रोल्ड हुई है। तो ऐसा नहीं है कि करप्शन गायब हो गया है, लेकिन उस पर लगाम ज़रूर लगी है। तो वो भी एक वो है। अब कितने लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, ये मुझे लगता है कि ये बड़ा वो है। इसको जब तक विपक्ष एड्रेस नहीं करेगा, बाकी बीजेपी अपने स्तर से काम कर रही है, उनका अपना काम करने का तरीका है। वो अपने लोगों को बताते हैं कि भाई हमने काम किया है, कर दिया और जो लोग इसके लाभान्वि लाभ लाभान लाभार्थी हैं, मैं उन लाभार्थियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सरकारी योजनाओं को से फायदा ले रहे हैं। मैं उन लाभार्थियों की बात कर रहा हूँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने उससे पैसे कमाए हैं। मतलब अभी अगर रोड बनाने का काम होगा, तो भाई उसमें मजदूर लगेंगे, उसमें उसका ठेका होगा। ठेके के बाद उसमें 20 चीज़ें सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए और जो कंस्ट्रक्शन में चाहिए, खुदाई के लिए चाहिए, मतलब 20 और चीज़ें, जेसीबी चलाने वाले लोग चाहिए। वो जिसके पास होता है उसको फ़ायदा होगा, ज़्यादा काम रहेगा तो ज़्यादा होगा। लोग 1 का 2 खरीदे हैं, 2 का 5 खरीद लिए हैं, हैं? इस तरह का तो ये आप इसको समझिए कि जो विपक्ष का आक्रमण है वो मिसप्लेस्ड है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा किस तरह से आक्रमण करें और ये उसी तरह की स्थिति है और बीजेपी इन सब को
कई बार तो अनसुना कर देती है, दरकिनार करते हुए वो अपने काम में लगी हुई है। और एक और चीज़ मैं कह देता हूँ, फिर आपके अगले प्रश्न पर आऊँगा। बीजेपी के इस जो संकल्प पत्र है, इसका मैसेज साफ है कि अब तक जब से बीजेपी का गठन हुआ है, उसके बाद से ज़्यादातर जो प्रॉमिसेस थी, वो उन्होंने पूरी कर दी हैं, एक यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को, जिस पर इस बार के संकल्प पत्र में बहुत जोर दिया गया है। आगे जी, जी। और बताएँगे तो बताऊँगा, लेकिन मुझे लग रहा है जी। कि वो अब एक नए उसमें है और वो यही कह रहे हैं कि हमको ले आइए, हमने जो प्रॉमिस किया है वो पूरा करेंगे। भाई, जिस तरह की ब्रूट मेजॉरिटी थी, अब इसमें जो लोग उनको बोलते हैं कि नहीं, बीजेपी के बारे में या सरकार को बोलते हैं कि ये लोग तानाशाही लोग हैं, बीजेपी के पास ब्रूट मेजॉरिटी थी। 370 उन्होंने कानून बदल के ले आया। उसके बाद ट्रिपल तलाक को उन्होंने कानून बदल के पारित किया। बावजूद इसके राम मंदिर को लेकर के उन्होंने बाकायदा इंतजार किया, इसलिए कि वो मामला अदालत में था। अदालत के निर्णय के बाद उसपे अब अदालत को अपनी तरफ से वो अदालती लड़ाई में अपनी तरफ से लगे हुए थे। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उन्होंने इंतजार किया। तो आप समझिए कि वो किस तरह से काम करते हैं। और जो लोग आक्रमण कर रहे हैं, भाई विपक्ष अगर ये नहीं करेगा तो विपक्ष कैसे कहलाएगा? जी, मनविंदर जी। सही कह रहे हैं। आपने बहुत बड़ी बात कही है शुक्ला जी। गांधी परिवार के चश्मो-चिराग ये भी कह रहे हैं, उनका सवाल ये भी है, उनके दर्द का कारण ये भी है कि लोगों के जीवन से जुड़े सबसे अहम मुद्दों पर भाजपा चर्चा नहीं करना चाह रही है। जबकि जो मुझे समझ आ रहा है, संकल्प पत्र का फ़ोकस जो है वो डिग्निटी ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ पर है। यानी कि सम्मानजनक जीवन और एक मतलब खूबसूरत जीवन जिसे कहते हैं, जिसमें गुणवत्ता भी होती है। तो ये क्या मतलब कन्फ्यूज़न में जी रहे हैं? नहीं, मैंने मैंने जैसा पहले कहा मनोज जी, कन्फ्यूज़न नहीं, इग्नोरेंस है इनको। कन्फ्यूज़न तो जब आदमी के पास वो होता है, इनको इग्नोरेंस है। परिस्थितियों को ये पढ़ पाने में नाकामयाब है। परिस्थितियों को पढ़ पाने में इसलिए नाकामयाब हैं, इसलिए कि इनका जो ज़मीन से जुड़ाव था, वो ख़त्म हो गया है। अब ये इनका सारा का सारा जो है वो लैपटॉप पर बैठ कर के कुछ लोग हैं जो डिसाइड करते हैं। और एक प्री कंसीव्ड नोशन है। प्री कंसीव्ड नोशन ये है कि हम सेक्युलरिज़्म की बात करेंगे, हम वुमेन सिक्योरिटी की बात करेंगे, हम जो रेटिंग्स होती हैं, इंटरनेशनल रेटिंग्स, उस हिसाब से बात करेंगे, हम ह्यूमन राइट वायलेशन की बात करेंगे, हम इस तरह। अच्छा, इसमें 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 भी कई तरह की दिक्कतें हैं। जैसे अगर ये जो रेटिंग्स की बात करते हैं कि भारत की रेटिंग पाकिस्तान से नीचे है, श्रीलंका से नीचे है, बांग्लादेश से नीचे है, बहुत सारे पैरामीटर्स जो होते हैं। अब इस बात को कौन-सा हिंदुस्तानी या वर्ल्ड का कौन आदमी मानेगा कि हम किसी भी पैरामीटर के हिसाब से पाकिस्तान से और बांग्लादेश से पीछे हैं। पाकिस्तान में गंदम के लिए लड़ाई चल रही, आटा नहीं मिल रहा है और हमको भारत को उससे नीचे रखा जाता है। तो सबको मालूम है कि ये जितनी रेटिंग्स है ये मोटिवेटेड होती हैं। एक बात हो गई। दूसरा ये कि अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात करें, सेक्युलरिज़्म की बात करें और ये अगर बड़े देश बात करते हैं, तो अमेरिका में हर रोज़ गन शॉट्स फायर किए जाते हैं, भीड़ में लोगों को मार दिया जाता है। ब्लैक्स के साथ किस तरह से किया जाता है, रेप का जो उनका डाटा है, वो आप उठा कर देख लीजिए। तो मतलब वो एक इसको ये कहिए कि हिंदी की जो कहावत है, सूप तो सूप चलनी जिसके 72 छेद। यूएस को अपना बहुत सारा चीज़ समझ में नहीं आता। अब चूँकि वो सुपर पावर है इसलिए बहुत सारी चीज़ें वो कहते हैं तो लोगों को सुनना पड़ता है। अच्छा, दूसरा ये कि वहाँ पर एक जो बड़ा लॉबी है, जो राहुल गांधी जैसे लोगों को बुलाता है और उनका भाषण करवाता है, वो लॉबी शक्ति है जिसमें अ, सोरोस जैसे लोग हैं जो अ, बताते हैं कि हम इस सरकार को हरवाने के लिए इतना-इतना अमाउंट खर्च कर सकते हैं। तो गांधी जब परिवार के दोस्त हैं ना सब? जी, जी, तो जब जब इस तरह की चीज़ें होंगी और
अब सोशल मीडिया या बाकी चीज़ें इस तरह की नहीं है कि आप किसी चीज़ को ढक प लीजिए या छिपा लीजिए, लोगों तक नहीं जाने दीजिए। लोगों के पास जा रही है। पहले एकांगी ब बात जाती थी और दूसरा ये कि पहले हम इस बात से मतलब इतना भाव विभोर हो जाते थे कि गांधी परिवार के किसी आदमी का दर्शन हो गया, वही वही आदमी को ओवरवेल्म करता था। लेकिन अब वैसा नहीं है। अब बदलाव आया है लोगों में। लोग समझ रहे हैं और ये जो सेंस ऑफ मतलब एंटाइटलमेंट है इन लोगों का, गांधी परिवार का, वो खत्म हो रहा है और वो खत्म सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आप एक तरफ़ा कोई बात नहीं होता है। हम आपको साल दर साल वोट करते रहें, साल दर साल चुनाव जिताते रहें और आप हमारे उस पर ध्यान न दें और अगर हम प्रश्न करें कि आप हमारे बारे में आप हमारे क्षेत्र के बारे में, उसके विकास के बारे में कुछ क्यों नहीं करते हैं? तो ये बोला जाए कि अच्छा तुम जाके बीजेपी जॉइन कर लो। मतलब ये जो एरोगेंस है, ये अब नहीं चलेगा और इसी तरह की चीज़ें राहुल गांधी को अमेठी में हराने का काम की थी और यही चीज़ें अभी भी बरकरार है। मतलब ये लोग, विपक्ष के लोग अभी भी कुछ सीखने के लिए नहीं तैयार है अपनी गलतियों से और उस गलती का खामियाजा उनको लगातार भुगतना पड़ रहा है। सेक्युलरिज़्म के नाम पर आप अपीज़मेंट कब तक कीजिएगा और उस अपीज़मेंट का क्यों विरोध नहीं होगा? ये मुझे अब समझ में नहीं अब नहीं समझ में आता। विरोध हो रहा है और उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं। एक और बात, शायद राजनीतिक समझ किस तरह से करते हैं। एक विशेष वर्ग के लिए अगर आप इस देश की मेजॉरिटी जिसको कहा ये जाता है कि 79% लगभग 80% के आसपास हिंदू हैं, मैं उसको नहीं मानता हूँ। इसलिए कि जब धर्म की बात आती है, तो वो मेरे हिसाब से लगभग 83-84% के आसपास है। मैं उस जो सनातन का अम्ब्रेला है, उसको पंथ के नाम पर उसमें सिख भी शामिल हैं, जैन भी शामिल हैं, बौद्ध भी शामिल हैं। तो वो कुल मिलाकर के अभी भी 83-84% के आसपास का पॉपुलेशन है, जो एक तरह से सोचता है और धर्म के नाम पर जो हमारी सनातन पहचान है, उस पहचान पर जब आक्रमण होता है, तो वो एक साथ आहत होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ हमारे किसी गुरु के बारे में कहा जाएगा या भगवान राम के बारे में कहा जाएगा या महावीर जी के बारे में कहा जाएगा या गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाएगा, तो हम सब आहत होते हैं। उसमें उसमें आप डिफरेंशिएट और ये जो डिफरेंशिएशन है, ये पॉलिटिकल डिफरेंशिएशन ये धर्म जो है, जो ये बँटवारा हुआ है सिख, बौद्ध, जैन, ये पॉलिटिकल बँटवारा है। इसको मैं मानता नहीं हूँ कि ये अलग धर्म है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप मान लीजिए जो धर्म हैं बाकी आप कह लीजिए इस्लाम, पारसी, ज़्यूस ये अलग हैं। लेकिन जो भारत भूमि में पैदा हुए हैं, वो उनकी सोचने का तरीका और उनके इमोशनल बॉन्डिंग एक है। आप उस पर आक्रमण कीजिएगा, किसी की भी बात कीजिएगा, वो सबको आहत करता है। तो ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं और इसी कारण से वो ये जो 82, 83 या 84% के लोग हैं, इनको लगातार अपमानित करते रहे, लेकिन जाति के नाम पर जो तोड़ा गया था, वो जाति के नाम पर टूटे होने के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओबीसी और फलना ढिमका ये एक बँटवारा होता था जिसके जिसके कारण ये चुनाव जीतते रहे थे। अब ब्राह्मण और मुस्लिम और दलित के नाम पर कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया, लेकिन अब ये जो सनातन की आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी बहुत मजबूती के साथ है। उसका एक छोटा-सा उदाहरण देके मैं आपके अगला प्रश्न पर आ जाएँगे हम लोग। जी। अभी अचानक उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और गुजरात में ये जो नैरेटिव चल रहे हैं कि राजपूत नाराज़ हैं। राजपूत नाराज़ हैं इसलिए उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। इससे खराब नैरेटिव विपक्ष का या जो भी कर रहा है, हो नहीं सकता। इसलिए कि मैं आपको 4 नाम 5 नाम गिना दे रहा हूँ, उसके बाद आपके अगले प्रश्न पर आता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री राजपूत,
उत्तराखंड का मुख्यमंत्री राजपूत, इस देश का रक्षा मंत्री राजपूत, इस देश का जल संसाधन मंत्री राजपूत। लंबी सूची है, मैं 4 बड़े नाम आपको बता दिया। मध्य प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष राजपूत, छत्तीसगढ़ का विधानसभा अध्यक्ष भी राजपूत है, रमन सिंह। और राजस्थान में उप मुख्यमंत्री राजपूत, दिया कुमारी, एक बड़ा इंडस्ट्री मिनिस्ट्री राज्यवर्धन सिंह। ये लंबी सूची है। तो ये कहना कि राजपूत को निग्लेक्ट किया जा रहा है इसलिए राजपूत नाराज है, इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। और ये इनको लगता है कि ये 10,000 लोगों को इकट्ठा कर लेंगे तो फिर राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ की क्या भूमिका है? नहीं, तो ये मुझे लगता है कि आपके दर्शक समझ पाएँगे कि ये क्या चल रहा है। जी, जी, बिल्कुल, सही कहा आपने। अब आप देखिए कि मछली का काँटा दिखा कर के जनता का आईक्यू चेक कर रहे हैं तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव ने नौकरी कैसे दी? गरीबों को उनकी ज़मीन हथिया करके और अब कह रहे हैं कि भाजपा के घोषणा पत्र में ना तो नौकरी है, ना पलायन का कोई ज़िक्र है। तो क्या मंशा है उनकी मतलब वो चाहते क्या हैं? देखिए, मैंने बताया जैसा कि उनकी नौकरी की परिभाषा सिर्फ़ सरकारी नौकरी है जो 1% भी नहीं है। एक बात नौकरी पर हम पहले बता चुके हैं कि इतने सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं हुए हैं, इतने सारे लोग देखिए, एक बात आप जान लीजिए कि अगर बेरोज़गारी की स्थिति जिस तरह की बात विपक्ष करता है, वो वैसा ही होता, तब तक देश में हाहाकार मच गया होता। ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि वैसी स्थिति है। ये इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता है और उस झूठ को जनता स्वीकार भी नहीं कर रही, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो आपने मछली वाली घटना की, ये बहुत मतलब दुखद बात है। एक तो ये कि आईक्यू टेस्ट कर रहे हैं, वो ये था ना कि नवरात्र के 1 दिन पहले शूट किया। भाई जी, जी। आपने नवरात्र के पहले शूट किया, तो आपने नवरात्र के दिन डाला क्यों? क्यों डाला नवरात्रों पे? एग्ज़ैक्टली। ठीक है, आप हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी के खाने पर किसी की चॉइस ऑफ फूड पर कोई कमेंट करना होना होना चाहिए। लेकिन उन लोगों की भावनाओं का को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, दरकिनार नहीं कर सकते, जो लोग इससे परहेज़ करते हैं। तो आप एक देखिए उनके लिए ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड्स का सेवन करते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने दिखाया, वो उसको टाल देंगे। लेकिन उन लोगों के लिए निश्चित तौर पर ये एक तकलीफ़देह स्थिति थी, जब ये कहा जाए नवरात्र के दिन ये दिखाया गया कि वो नॉन-वेज खाना खा रहा था। अच्छा ऐसा ही उसी परिवार ने सावन में राहुल गांधी वाली घटना हुई थी। जी, जी। आप इसके मायने क्या निकाले जाएँगे? इसके मायने सीधे तौर पर निकाले जाएँगे कि आप एक वर्ग को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो और बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन लोग भी सावन और नवरात्र में अवॉइड करते हैं। अ, ये कहा जा सकता है कि मिथिला में और बंगाल में शादी में भी या बहुत सारे अवसरों में मछली का सेवन किया जाता है और मछली को उस तरह से नहीं किया जाता। जी, लेकिन जी। सावन में मटन तो कहीं नहीं सेवन किया जाता। बहुत हुँ, उसमें हुँ। और उसमें भी मान लीजिए सावन में भी बहुत सारे लोग मटन हिंदू समाज में ही सेवन करते हैं। तो जो नहीं करते हैं उनको क्यों चिढ़ाना? उनको क्यों ये दिखाना कि इस तरह की बात करना? तो ये एक बड़ा वो है। ये मतलब बेसिकली मोरोवर आप क्या खा रहे हैं, ये बताने की ज़रूरत क्या है? हम दाल खा रहे हैं, हम बैंगन खा रहे हैं, हम आलू खा रहे हैं, हम तो नहीं दिखाते किसी को भी कि हम मूँग मसूर की दाल खा रहे हैं। कोई किसी आपने कभी देखा किसी को अपना खाना इस तरीके से दिखाते हुए? तो ये तो मतलब बड़ी अजीब बात हो गई कि आईक्यू ये टेस्ट कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो इस तरीके की मतलब तुच्छ बातें कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि अब इनकी हार जो है बिल्कुल सामने है, इसलिए ये इस तरीके की बातें करते हैं?
क्या कहते हैं आप? देखिए हार सामने है, ज़मीन पर इनकी कितनी पकड़ है, ज़मीन से कितना इनको समर्थन मिल रहा है, ये तो सबको समझ में आ रहा है। मैं इसको दूसरे तरह से देखता हूँ, मैं इसको ये देखता हूँ कि इनके पास अपनी बात रखने के लिए, अपने कार्यक्रम बताने के लिए या अपने कार्यक्रम ही कुछ नहीं है। ये सिवाय इस तरह के गिमिक करके और वोट लेने की कोशिश करेंगे और ये इनको शायद ये लगता है कि बीजेपी का सारा वोटर नॉन वेजिटेरियन है या सिर्फ वेजिटेरियन है, तो हम चिढ़ा करके इनसे काम करा लेंगे। क्या सारा हिंदू बीजेपी को वोट करता है? ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे हिंदू दूसरे जगहों को वोट करते हैं। तो आपको उन सभी हिंदुओं की संवेदनाओं उसको देखना पड़ेगा। आपको अपनी योजना के साथ बीजेपी को आक्रमण करना होगा। आपको अपने कार्यक्रम बताने होंगे और आपके कार्यक्रम जनता अगर स्वीकार करती है, तो निश्चित तौर पर आपको मौका देगी। लेकिन अगर आपके मंत्री, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर जिस तरह से रामायण के बारे में ऊटपटांग बोलते थे या अ, बाकी उनके नेता या डीएमके के नेता या कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र सनातन के बारे में जिस तरह के बयान देते हैं और उस पर कांग्रेस की चुप्पी रहती है, ये सारा कुछ निश्चित तौर पर बैकफायर करेगा, करता हुआ दिख रहा है। आप राम मंदिर जाने में संकोच करते हो। हमारे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव उस दंगाई के घर पहुँच गए जिसको अदालत ने सज़ा सुना दी है और अब राम मंदिर का आमंत्रण उन्होंने पता नहीं क्या-क्या लिख के ठुकराया। तो आपकी प्रायोरिटीज़ पहले डिसाइड कर लीजिए, आप कहाँ पर हैं और आप देख लीजिए पिछले जब विधानसभा के चुनाव 22 वाले हुए थे उत्तर प्रदेश में, तो सारे बड़े दल जो थे उनके साथ मतलब बड़े दल नहीं जो अलायंस पार्टनर थे, चाहे सुभाषपा हो, राष्ट्रीय लोकदल हो, ठीक है? ये इनको छोड़ के जा चुके हैं और अब इनके पास अब जो अपना दल कमेरावादी थी वो छोड़ के जाए। जब इतने लोगों के साथ लड़ने के बाद वो 111 सीट पर पहुँचे हैं, तो अभी की क्या अच्छा अब ऊपर से लड़ाई यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि अखिलेश यादव का कैंडिडेट होगा या आजम खां का कैंडिडेट होगा। ये सारी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि आप ना तो होमवर्क कर रहे हो, ना तालमेल के साथ चल रहे हो। आपके पास सिर्फ़ एक चीज़ वो है कि आप किस तरह से बीजेपी के बहाने हिंदू समाज को गाली दो। मुझे लगता है कि ये किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी राजनीतिक समझदार और फ्यूचरिस्टिक व्यक्ति की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती है। आप 82% 83% हिंदू समाज को इस देश में रह कर के डेमोक्रेटिकली चुनाव लड़ने के दौरान गाली दीजिए, उनकी संवेदनाओं को आहत कीजिए, उन पर उनके देवताओं का मज़ाक उड़ाइए, धर्म ग्रंथों के बारे में भला-बुरा कहिए, सेलेक्टिवली कोट कीजिए। ये बातें समझ में आ गई हैं, इसलिए कि जैसे ही आप बात सेलेक्टिवली कोई चीज़ करते हो, अगले दिन आपको एक्सपोज़ कर दिया जाता है 20 जगह से। सबके पास अब बहुत सारे साधन, सूत्र उपलब्ध हैं और आप बच नहीं सकते हैं, झूठ बोलकर आप बच नहीं पाइएगा, निकल नहीं पाइएगा। मुझे लगता है कि एजेंडे का अभाव, कार्यक्रमों का अभाव अ, चीज़ों को बेहतर ढंग से ना रख पाना विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती है। वो उनको मुश्किल कर पा रही है और दूसरी तरफ बीजेपी के पास इतने सारे कार्यक्रम, इतने सारे योजनाएँ, इतनी सारी चीज़ें हैं बताने के लिए जो उन्होंने डिलीवर किया है कि
उसको अगर आप जनता जो जिसको बोलते हैं अगर तौलती है, तो विपक्ष पसंगा लगता है। मतलब एक शब्द अवध में इस्तेमाल होता है जहाँ पर मतलब बराबरी का नहीं होता है, पसंगा मतलब एक तरफ़ा होता है, तो वो पसंगा जैसा दिख रहा है। जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये शायद से कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है और इस समय आप देखिए, पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि हैशटैग मोदी की गारंटी ट्रेंड कर रहा है। अब लगता है कि कांग्रेस ने ये जो मोदी की गारंटी शब्द है, इसको भी हाईजैक करने का प्रयास किया है। इसीलिए इन्होंने भाजपा ने 24 गारंटियाँ दी हैं और कांग्रेस ने 25 गारंटियाँ देने का ऐलान किया है, यानी कि एक फालतू। किस तरीके से देखते हैं? ये जो नकल देखिए कर रहे हैं। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, आपने एक नकल की बात की, मैं पहले से करता हूँ। हुँ। इन्होंने गारंटी को 24 को 25 कर दिया। जी, मोदी अपने आप को बिना झिझक, बिना संकोच अपने आप को हिंदू कहते हैं और मंदिरों में या इस तरह के स्थानों में जाने में और उसको दिखाने में बेझिझक रहते हैं और करते हैं। उसके बाद जितने बाकी लोग थे, बाकी विपक्षी लोग, उन्होंने भी मंदिर जाना शुरू किया। लेकिन मोदी का जाना मंदिर, वो वो ओरिजिनल है। वो वो उनका अपना आइडिया है, उनके थॉट्स हैं और वो बहुत नेचुरल है उनके लिए। उसको उन्होंने कभी नहीं छिपाया। अगर राहुल गांधी मंदिर जाते हैं तो सबको ये लगता है कि नहीं, ये नकल कर रहे हैं। जी, जी। उसके बाद आजकल तो और लोग वो करने लगे हैं कि मोदी ने दाढ़ी रख रखी है इसलिए राहुल गांधी ने भी दाढ़ी रख ली है, तो वो भी जी, एक नकल कर लीजिए। मतलब लोग लाइटर उसमें कहते हैं कि जी, जी। मोदी के पास दाढ़ी है तो राहुल भी आजकल दाढ़ी रखने लगे, शायद दाढ़ी रखने वाला प्रधानमंत्री हो जाए। किसी ने शायद भविष्यवाणी की होगी कि दाढ़ी रखने से आप प्रधानमंत्री बन जाओ। खैर, ये तो लाइटर उसमें था। लेकिन इस तरह के अनगिनत विषय हैं, जहाँ पर आप कॉपी करते हो। आप जब भी कॉपी करोगे, आप नुकसान में रहोगे। मैं जो हम हमेशा से कह रहा हूँ कि जी, विपक्ष जी। को अपने ओरिजिनल आइडियाज़ के साथ आना पड़ेगा, अपने ओरिजिनल कार्यक्रम बताने होंगे और वो कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए, जो जनता को लगे उनके हित में है और उसको स्वीकार करे। ये जो पुराना राग अलापा जाता है ना, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, करप्शन, भाई देखिए, करप्शन को लेकर के ये लगातार बात कह रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा विवादास्पद अभी मामला चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड का। इलेक्टोरल बॉन्ड में आप खुद कह रहे हो आप मोदी या बीजेपी पर आक्षेप लगा रहे हो। फिर आपने किस उससे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इनकैश कराया? कोई आदमी दूसरे पर तब आरोप लगा सकता है, जब उसने खुद वो अपराध ना किया हो। कोई आदमी अगर इसको अपराध मान भी लिया जाए तो, अगर इसको गलती मान भी ली जाए तो अगर कांग्रेस ने या तृणमूल कांग्रेस ने या डीएमके ने या किसी और राजनीतिक दल ने वो गलती ना की होती, तब वो निश्चित तौर पर बीजेपी को उसका दोषी ठहरा सकती थी। लेकिन वो दोषी क्यों कैसे ठहरा सकती है, जब उसने इलेक्टोरल बॉन्ड खुद इनकैश कराया हो। तो ये इसी तरह का है और ये नकल वाला मामला है, बहुत वो है। ये बहुत सा ज़्यादातर विषयों में ये कॉपी कर रहे हैं बीजेपी को, चाहे मंदिर जाने का मामला हो, चाहे मैनिफेस्टो का मामला हो, उसके पहले न्याय का वो है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए। मुझे लगता है वो अकल का अभी थोड़ा-सा बेहतर और उपयोग करने की ज़रूरत है। चलते-चलते एक और आपने भ्रष्टाचार की बात की तो बीजेपी का संकल्प पत्र जिस समय जारी हुआ था, उस समय सीएम केजरीवाल का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा ने उन्होंने कहा कि भाजपा जो है भ्रष्टाचारियों पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति
अपना रखी है और आगे भी यही उनका क्रम रहेगा। इसी कारण गरीब को लूटने वाले इस समय जेल में हैं। ये भी उन्होंने कहा और ये भी उन्होंने कहा कि पहले गरीब और मध्यम वर्ग का हर जो व्यक्ति है उसे लगता था कि उसका हक छीन गया है। लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पे होने वाले करोड़ों के घोटाले जो हैं, वो बंद हो गए हैं। अब केजरीवाल का ज़िक्र ना करते हुए भी उन्होंने ज़िक्र किया है, तो आपसे मैं टिप्पणी लेना चाहूँगी कि 15 तारीख यानी कि कल केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। इससे पहले हाई कोर्ट में जो कड़ी टिप्पणियाँ की गई हैं पूरे मसले को लेकर के वो आप जानते ही हैं। आप क्या अज़्यूम करते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कुछ अज़्यूम नहीं किया जा सकता, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट सामान्यतया हाई कोर्ट के उसको कई बार रिजेक्ट करती है। हालाँकि इस मामले में उस तरह की स्थिति तो नहीं है, लेकिन केजरीवाल या उनकी पार्टी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सामान्यतया सॉफ्ट रहती है। तो इसलिए मैं अभी इस पर कुछ निश्चित तौर पर हालाँकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस इतने मजबूत हैं कि मुझे संदेह है कि उनको कोई रिलीफ मिल सकता है। न केवल उनके खिलाफ इसलिए कि अरविंद केजरीवाल के अलावा चाहे मनीष सिसोदिया हों, चाहे सत्येंद्र जैन हों, ये सब ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, गए हैं। तो उनको राहत नहीं मिली है, तो अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने की उम्मीद तो नहीं है और मुझे लगता है कि वैसा ही है। मुझे लगता है कि ईडी ने ज़रूर अपने इस स्तर पर तैयारी कर रखी होगी। दूसरा है कि गिरफ्तारी को गलत ठहराने पर ये मामला है। गिरफ्तारी को गलत कैसे ठहराया जा सकता है जब 9 बार का सम्मन उन्होंने ऑनर नहीं किया और हाई कोर्ट का भी अपना पक्ष रहा होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय हो सकता है इसको हम प्रिज़्यूम नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि ईडी अब बहुत मजबूती के साथ अ, अदालत गई है और अभी भी वो जिस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, जैसे मनीष सिसोदिया ने जमानत की बात की तो बोले कि लोकसभा के चुनाव हैं, हमको चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जानी चाहिए। भाई आप लोकसभा के इसका केस में जमानत नहीं माँग रहे हैं, लोकसभा के चुनाव के लिए जमानत माँग रहे हैं। वैसे ही अरविंद केजरीवाल का मामला है, वो गिरफ्तारी को ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि गिरफ्तारी कैसे किया जा सकता है? भाई गिरफ्तारी अ अगर गलत होती तो हाई कोर्ट ही उस पे कुछ जी, उन जी। जी, वो नहीं हुआ तो मुझे उसमें थोड़ा-सा संदेह है, लेकिन फिर भी कल निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा वो है बड़ा दिन है और भ्रष्टाचार इम्पोर्टेंट दिन है जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ और लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या होता है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सर आपने जी। मेरे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी एंड मेरे शो के लिए आपने समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।